नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं जो कि सीटेट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें अर्थात बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें किस चीज की प्रमुख विशेषता होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन कहा गया है। जहां पे ऑप्शन ए में कहा गया है कि शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है। अर्थात जहां पे शिक्षक जो होते हैं, टीचर होते हैं, वो बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करते हैं। या ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना होता है। या ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ को निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। या ऑप्शन सी के अंदर आंसर डी के अंदर कहा गया है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यदि बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर इस पे डिटेल से बात किया जाए कि क्यों सी वाला ही करेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विस्तृत व्याख्या में, तो स्वायत्तता अर्थात तो ऑटोनोमी जो होता है, अर्थात बाल केंद्रित जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड कहा जाता है, जिसमें क्या होता है शिक्षा में जो होते हैं बच्चे सक्रिय होते हैं, अर्थात बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है जहां पे बच्चे सक्रिय रूप से हमेशा देखे जाते हैं। और यहाँ पे शिक्षक जो होता है एक मार्गदर्शक अर्थात तो गाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो अध्यापक होते हैं वो एक गाइड की तरीके से प्रयोग में आते हैं और बच्चे अपने ज्ञान के निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज के लिए स्वयं जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे जो अपना ज्ञान निर्माण होता है उसके लिए बच्चे स्वयं ही उसके जिम्मेदार होते हैं। और अन्य विकल्प जो कि वो शिक्षा केंद्रित हैं, जहां पे जैसे कि शिक्षक केंद्रित जैसे टीचर सेंटर्ड है या नियंत्रण आधारित है या और भी यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं वो इसलिए यहाँ पे गलत दर्शाते हैं, अर्थात गलत विधियां हैं। तो बाल केंद्रित में बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। और आज का जो शिक्षण अधिगम सिस्टम है इसमें क्या होता है जितना भी क्रियाकलाप है वो सब बच्चे के को केंद्र में रखकर ही ध्यान में रखकर ही किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया है कि क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों में अर्थात यहाँ पे कुछ कथन दिए गए कि कौन सा वाइगोत्स्की जो है को प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध जो है वो सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। अर्थात यहाँ पे बात किया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड यहाँ पे बात करें तो लर्निंग प्रोपोज बाय द वाइगोत्स्की, अर्थात यहाँ पे किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया, आप देखेंगे अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। अर्थात कहा गया ऑप्शन में कि अधिगम जो होता है और विकास जो होता है वो समानांतर प्रक्रियाएं होती हैं। या ऑप्शन बी में कहा गया विकास जो होता है वो अधिगम से स्वाधीन होता है। या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया विकास प्रक्रिया जो होती है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे होती है। या ऑप्शन डी के अंदर कहा गया विकास अधिगम का समानार्थक होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की तो यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो कि सी वाला था, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे चलती रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो लेव वाइगोस्की जो कि बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिनका मानना था कि अधिगम जो होता है वो लर्निंग एक सामाजिक था, तो अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और यह विकास जो कि डेवलपमेंट होता है हमारा का नेतृत्व करती है। और इनके अनुसार क्या था कि अधिगम अर्थात लर्निंग है एक सामाजिक गतिविधि होती है और विकास जो होता है का नेतृत्व ये करती है, इसलिए यहाँ पे अधिगम पहले होता है, अर्थात कहा गया कि अधिगम पहले होगा, लर्निंग
प्रीसेड्स डेवलपमेंट्स, अर्थात तो पहले होता है। तो जीन पियाजे ने भी यही चीज कहा है कि जीन पियाजे ने के अनुसार जीन पियाजे के विपरीत, क्योंकि वाइगोस्की का कहना था कि बच्चे जो थे पहले सामाजिक वातावरण में सीखते हैं और यह सीखना उनके आंतरिक विकास को जागता है, इसलिए अधिगम प्रक्रिया आगे चलती है और विकास प्रक्रिया उसका अनुसरण करती है, उसके पीछे चलती रहती है। अर्थात कहने का मतलब उसके पीछे था लैग्स बिहाइंड्स होता है। और बात करें इसी में कुछ सामाजिक अंतःक्रिया में, तो अर्थात सोशल इंटरेक्शन जो होता है यहाँ पे, उसमें क्या होता है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक अगर सिद्धांत की हम यहाँ पे बात करें, सोशो कल्चरल जो थ्योरी है, तो उसमें के अनुसार देखा जाए तो जब बच्चा किसी अधिगम या अधिक जानकार व्यक्ति, आई एम सॉरी, जब बच्चा किसी अधिक जानकार व्यक्ति के साथ में था, मोर नॉलेजेबल अदर था, एमक्यू जिसको कहते हैं, के सहयोग से सीखता है, तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, वो भी क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और यहीं पे थर्ड में बात करें तो चूंकि अधिगम विकास के लिए रास्ता बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाए तो यह कहा जाता है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे चलती है, यानी अधिगम पहले रहता है और विकास जो होता है वो बाद में होता है। बहुत अच्छी बात है, लर्निंग पहले होगी, डेवलपमेंट बाद में होगा, ये बात भी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर कहा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है, अर्थात तो व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म, अर्थात क्रिटिसिज्म हुआ है जो कि आप द कोहलबर्ग थ्योरी क्या है। ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट उल्लेखना नहीं किया, या ऑप्शन बी में कहा गया है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक विकासात्मक है, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को नहीं दिया था। अब यहां तक तो हो जाता है। अब बात करें इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन की यहां पे बात करें तो डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे उनके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करें, तो इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट जो होता है, जो कि नैतिक विकास जिसको हम कहते हैं, कि सबसे बड़ी आलोचना उनकी एक शिष्या थी जो कि कैरोल गिलिगिन जी थे, अर्थात तो इनकी एक शिष्या थी कैरोल गिलिगिन ने की थी। आलोचना किसने की थी, तो कैरोल गिलिगिन ने इनकी जो है आलोचना की थी। और थोड़ा सा इसी बात करें, जैसे कि इन्होंने बताया कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या ये थी, जो आलोचना तो सबसे पहले थी लैंगिक पूर्वाग्रह था, जेंडर बायस। आलोचना यह है कि कोहलबर्ग ने अपने शोध में केवल पुरुषों या लड़कों को शामिल किया था और उसी के आधार पर सभी महिलाओं सहित के लिए नियम बना दिए थे। और यहीं पे थोड़ा सा बात करें न्याय बनाम देखभाल, अर्थात यहाँ पे इनकी में एक ये भी आलोचना की गई जस्टिस वर्सेस केयर, अर्थात कोहलबर्ग ने नैतिकता का आधार न्याय अर्थात जस्टिस को माना, जो अक्सर पुरुषों की सोच में प्रधान होता है, जबकि गिलगिन का तर्क था कि महिलाएं अक्सर देखभाल अर्थात जो केयर वाला ऑप्शन होता है और रिश्तों अर्थात रिलेशनशिप जो होता है उसमें जो के आधार पर जो है नैतिक निर्णय लेती हैं, अर्थात इनके आधार पर महिलाएं ज्यादा निर्णय लेती हैं। और वहीं पे गलत मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कोहलबर्ग के स्केल पर महिलाओं को अक्सर कम नैतिक स्तर अर्थात स्टेज 3 पर रखा जाता था, क्योंकि वे सामाजिक रिश्तों को महत्व देती थी। आलोचना यह थी कि यहाँ तार्किकता अर्थात रीजनिंग जो है वो का अंतर है, ना कि नैतिकता की कमी। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समान क्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। हाउ कैन अ टीचर हेल्प चिल्ड्रेन बिकम बेटर, कैसे हो सकते हैं, और एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, अर्थात तो बताया गया कि यहाँ पे टीचर जो होते हैं वो किस प्रकार से सहायता या किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, इससे जो बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छे को समाधानकर्ता बन सकते हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए में पुरस्कार देना था, समस्याओं के समाधान के लिए पुरस्कार देना होता है,
या बी में कहा गया बच्चों को विविध प्रकार की समस्या समाधान करने के मौके देना तथा उनका समय सहयोग देना, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन डी में कहा गया है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्या का सही समाधान उपलब्ध कराना। अब इसमें से बात किया जाए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आपको भी यहाँ पे लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को विविध प्रकार की समस्या समाधान करने के मौके दिए जाएंगे और उनका अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पे जो होता है स्कैफ फोल्डिंग की सहायता से उनको बीच बीच में सहायता भी प्रदान की जाएगी। थोड़ा सा डिटेल से भी बात करते हैं तो बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं और शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागोजी की बात किया जाए तो के अनुसार, इन दोनों के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों को एक स्वतंत्र और तार्किक विचारक बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी अर्थात तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के सबसे महत्वपूर्ण होता है। और थोड़ा सा इसी में बात करें तो यहां यह बताया गया है कि विकल्प बी क्यों सही है। अगर बात करें विकल्प क्यों सही है बाकी क्यों गलत है, तो देखो ऑप्शन ए वाला आंसर बी वाला सही है क्योंकि अनुभव से सीखना अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात यहाँ पे इस क्यों सही है क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे हो रही है, अर्थात जब बच्चों को विविध प्रकार के अर्थात वेरियस अलग अलग टाइप की समस्याओं को हल करने का मौका अर्थात अपॉर्चुनिटी दिया जाता है तो वे अपनी आलोचनात्मक सोच और क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उनके अंदर का उपयोग करते हैं, वे अलग अलग नजरिए से सोचना सीखते हैं। और आगे थोड़ा सा बात करें पाड़ या मचान अर्थात स्काई फोल्डिंग, अब यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प बी में लिखा है कि समय सहयोग देना, अर्थात इसका अर्थ है कि शिक्षक को बच्चों के लिए समस्या हल नहीं करना चाहिए बल्कि जब वे अटक जाएं तो उन्हें संकेत अर्थात हिंट्स या मार्गदर्शन दिए जाने चाहिए, अर्थात पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया जाना चाहिए, गाइडेंस दिया जाना चाहिए, मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए जब वो बच्चे किसी कार्य को फंस जाते हैं, इसके यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग भी कहा जाता है। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में यहाँ पे यूज में लिया जाना चाहिए, अर्थात इसकी एक भूमिका होती है। वहीं पे बात करें अन्य विकल्प गलत होते हैं क्योंकि जैसे कि ए के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि पुरस्कार देना, अरे पुरस्कार देना तो एक प्रकार से क्या है बाहरी अभिप्रेरणा अर्थात एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो कि काफी समय तक बच्चों को काम करने के लिए उत्साहित नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहीं पे अगर सी वाले में बात करें तो केवल पाठ्य पुस्तक, अरे केवल पाठ्य पुस्तक यह ज्ञान को सीमित कर देता है, इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी में बात करें तो समाधान उपलब्ध, अरे अगर क्वेश्चन में अर्थात बच्चों को जब समाधान ही उपलब्ध करा देंगे तो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब चीजें कैसे डेवलप होंगे, इसलिए ये भी यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट ही हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन A185 पे, जिसमें कहा गया है कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसकी एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन की बात करते हैं इसके, तो कहा गया है कि केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने को कोशिश कर रही है, या अर्थात ट्राइंग टू यूज द मेथड ऑफ सेंट्रल पॉइंट्स, या फिर कहा गया विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या अर्थात कहा गया कि ट्राइंग टू, क्या कहा गया ट्राइंग टू रेगुलेट हर थिंकिंग थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर यहाँ पे बात करते हैं ऑफ आइडिया। फिर यहाँ पे बी में कहा गया अनुक्षरण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, अर्थात ट्राइंग टू यूज द स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, अर्थात इंश्योरिंग, क्या कर रही है इंश्योरिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसके मैंने इंग्लिश में भी ऑप्शन यहाँ पे लिए थे, तो यहाँ पे बात करते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे इसका बी वाला हो जाएगा। आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो यह प्रश्न जो होता है वो अधिसंज्ञान अर्थात मेटा कॉग्नाइजेशन और स्वनियमन अर्थात तो सेल्फ रेगुलेशन से संबंधित होता है, अर्थात किससे संबंधित है ये अधिसंज्ञान अर्थात मेटा कॉग्नाइजेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन से संबंधित है, जहां पे विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने की रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं। वहीं पे बात करें तो यह बताया गया है विकल्प बी में क्यों, क्योंकि यहाँ पे विचारों का संगठन होता है अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडियाज,
विद्यार्थी मुख्य बिंदुओं को रेखांकित अर्थात अंडरलाइन की पॉइंट्स कर रही हैं और दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, यहाँ पे दृश्यात्मक हो रहा था तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया जा रहा था या माइंड मैपिंग भी कह सकते हैं, इसको बना रही है। यह जानकारी को व्यवस्थित या जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन रूप में करने का तरीका कर रही है। इससे बिखरी हुई जानकारी एक ढांचे में आ जाती है। वहीं पे बात करते थोड़ा सा आगे इसी में, तो यहां पे कहा गया चिंतन को निर्देशित करना अर्थात रेगुलेशन या रेगुलेटिंग थिंकिंग। अब रेगुलेटिंग थिंकिंग क्या हो रही है, देखो अंत में वह क्या करती है, अपने दिमाग में जो है उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को पूछ रही है। इससे होता यह है कि स्व पूछता था सेल्फ क्वेश्चनिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है, जिसे हम सेल्फ क्वेश्चनिंग कहते हैं। और यह दर्शाता है कि वह अपनी समझ की निगरानी भी क्या है कर रही है, अर्थात वो जो समझ रही है उसकी निगरानी भी कर रही है। वह सिर्फ रट नहीं रही है बल्कि अपने सोचने की प्रक्रिया को खुद कंट्रोल अर्थात तो डायरेक्ट रेगुलेट यहाँ पे कर रही है। ये इसलिए बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद बात करें अन्य विकल्प गलत होते हैं, इसका कारण था यहाँ पे जैसे कि सी वाला गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे अनुरक्षण पर अभ्यास किया गया था, मेंटेनेंस रिहर्सल का बात की गई, इसलिए इसका अर्थ होता है कि जानकारी को बार बार दोहराना अर्थात तो जो मेंटेनेंस रिहर्सल है तो इसमें बार बार दोहराना होता है ताकि वह याद रखे। तो विद्यार्थी यहाँ दोहरा नहीं रही बल्कि समझ रही है और उसका चित्र बना रही है, इसलिए ऑप्शन गलत होता है। वहीं पे डी में कहा गया था प्रेक्षण अधिगम अर्थात तो ऑब्जर्वेशन जो होता है यहाँ पे लर्निंग की गई है। इसमें यह अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है जिसमें हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। यहाँ विद्यार्थी खुद पढ़ रही है, किसी और को देखकर नहीं कर रहे, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि ये जो ऑप्शन डी वाला है ये बंडूरा के अकॉर्डिंग जहां पे दूसरों को देखकर सीखने की बात की गई, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें खुद करके सीख रहे, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें कहा गया है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका अर्थात तो एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी अर्थात व्हाट वुड अ टीचर डू इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, क्या करेगी। ऑप्शन ए में कहा गया है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना, या ऑप्शन बी में कहा गया है कि अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों को लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन बी में कहा गया है वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, या ऑप्शन डी में कहा गया है इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन पे अगर देखना चाहें डी वाला क्यों करेक्ट होता है, तो यह जो प्रश्न की बात करें तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित है, अर्थात किस पे आधारित है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है या शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण या लर्नर सेंटर्ड यहाँ पे अप्रोच की बात की गई है तो पर आधारित है। इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि विकल्प डी वाला क्यों सही है। अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सक्रिय भागीदारी अर्थात एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की गई है ऑप्शन डी में, इसलिए शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है बात यह होती है कि छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहें। विकल्प डी में कहता है कि छात्र पहले क्या होता है पहल अर्थात इनिशिएटिव करें, इसका अर्थ यह होता है कि ज्ञान शिक्षक द्वारा थोपा नहीं जा रहा होता है बल्कि छात्र खुद ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। यह रचनावाद के अर्थात कॉन्स्ट्रक्टिविज्म जो होता है के सिद्धांत पर आधारित है। और थोड़ा सा बात करें दूसरे अन्य विकल्प क्यों गलत हो जाते हैं, जैसे कि तो यहां में कहा गया कि व्याख्यान पद्धति अर्थात ए वाले में व्याख्यान पद्धति का जो बात की गई है जो कि एक शिक्षक केंद्रित होती है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। वहीं पे बी में कहा गया मुकाबला या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की यहाँ पे बात की गई है जो कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अंकों के लिए आपस में मुकाबला कराना बच्चों में तनाव पैदा कराता है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाता है।
वहीं पे सी में बात की गई थी कि प्रदर्शन और निर्देश अर्थात डिमोन्स्ट्रेशन एंड इंस्ट्रक्शन की बात की गई, तो इसमें भी क्या होता है, शिक्षक का पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल यहाँ पे आपका डी वाला ही बैठता है सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन 187 में, जिसमें कहा गया है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? कौन सा उपयुक्त प्रतीत होता है? तो ऑप्शन में कहा गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर, नेचर नर्चर डिबेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, इसमें से ऑप्शन तो ए में अंदर कहा गया है कि बच्चे आनुवांशिकी रूप से या आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। या ऑप्शन यहाँ पे बी में कहा गया है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। या ऑप्शन सी में कहा गया है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिकी रूप से निर्धारित होता है। या ऑप्शन डी में कहा गया है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब डी क्यों करेक्ट होता है, अगर इस पे डिटेल से बात किया जाए तो ये प्रश्न जो होता है वो बाल मनोविज्ञान के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण वाद विवादों में से एक पर आधारित है, जिसे हम प्रकृति बनाम पालन पोषण था तो नर्चर नेचर वर्सेस नर्चर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन वहां पे सही डी होता है, क्योंकि इसमें अर्थ समझना अर्थात अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग की बात की गई है। फिर यहाँ पे प्रकृति या नेचर, इसका अर्थ होता है कि वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी की बात की गई है, या आनुवांशिकता था तो जेनेटिक्स की बात की गई, जो गुणों हमें जन्म से अपने माता पिता से मिलते हैं, जैसे आंखों का रंग, शारीरिक बनावट, कुछ प्रतिभाएं भी होती हैं। वहीं पे बात करें पालन पोषण, नर्चर जिसे हम कहते हैं, पालन पोषण मतलब इसका अर्थ है कि परिवेश अर्थात इन्वायरमेंट, कैसा आपको इन्वायरमेंट मिलता है, अर्थात जिस माहौल में बच्चा बड़ा होता है, स्कूल परिवार और समाज जहां पर भी बड़ा होगा उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वहीं पे सही दृष्टिकोण की अगर बात की जाए द करेक्ट पर्सपेक्टिव, तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मानव विकास ना तो केवल जीन्स पे आधारित होता है या जीन्स का परिणाम होता है, ना ही केवल माहौल का होता है। वुडवर्ड के अनुसार मनोवैज्ञानिक जो हैं उनका मानना है कि विकास इन दोनों का गुणनफल अर्थात तो प्रोडक्ट होता है। इसलिए विकल्प डी वाला यहाँ पे सही होता है, क्योंकि यह स्वीकार करता है कि दोनों कारक को आपस में गुथे हुए होते हैं। अब आगे अगर बात करें अन्य विकल्प यहाँ पे गलत होते हैं तो इसके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आप क्वेश्चन नेक्स्ट जो दिया गया है 188 में, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू यू एग्री, किससे आप सहमत हैं विद। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, अर्थात तो लर्निंग जो होता है वो टेक प्लेस इन आ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंटल। या ऑप्शन बी में कहा गया है कि अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात तो लर्निंग इज द कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलेट। या फिर ऑप्शन सी में कहा गया अधिगम जो होता है तब तक घटित नहीं होता है, जब घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाए। या ऑप्शन डी में कहा गया है अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट हो, अर्थात तो लर्निंग ओनली हैपेंस इफ इट्स एविडेंस इज बिहेवियर। अब यहाँ पे बात करें इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अर्थात अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है।
अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये जो हमारा प्रश्न है वो आधुनिक मनोवैज्ञानिक को अनुसार देखा जाए तो विशेष रूप से सामाजिक रचनावाद अर्थात तो सोशियो अर्थात यहाँ विस्तार से बताया गया है कि विकल्प ए ही क्यों सही है। अगर बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जाए अगर इस ऑप्शन में तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सीखना अकेले में नहीं होता है, बच्चे अपने परिवार समाज संस्कृति और साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। हमारा ज्ञान हमारे आसपास के माहौल से बनता है अर्थात इन सभी दृष्टिकोणों पर आधारित होता है। वहीं पे बात करें अन्य विकल्प गलत होते हैं क्योंकि जैसे कि बी वाला गलत होता है जहां पे कहा गया बाह्य उद्दीपन की बात की गई है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस या व्यवहारवाद का पुराना विचार है हम केवल इनाम या सजा से सीखते हैं यह गलत है क्योंकि आंतरिक प्रेरणा और सोच भी सीखने के लिए जरूरी होता है। वहीं पे अंकों द्वारा आकलन की बात की गई जो कि ये भी गलत हो जाता है। इसी प्रकार से डी वाला भी हमारा गलत हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट 189 में जहां पे कहा गया कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। क्या भिन्नता है? A major difference in the perspective of the Vygotsky and Piaget is क्या है? ऑप्शन ए में कहा गया है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना अर्थात तो सी में कहा गया है कि बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण। अब यहाँ पे बात करें इसके क्वेश्चन की तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको डी वाला देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे तो जीन पियाजे जो जी थे जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही महान मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे हैं? ये दोनों ही बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हैं लेकिन भाषा और विचार की अगर बात करें इसके संबंध में उनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ मुख्य अंतर है जैसे कि पियाजे का मत था कि पियाजे मानते थे कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। उनके अनुसार भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। बच्चे जो खुद से बात करते हैं अहम केंद्र था इकोसेंट्रिक पियाजे उसे बहुत महत्व नहीं देते हैं और मानते थे कि उम्र के साथ यह खत्म हो जाता है। वहीं पे वाइगोस्की का मत था कि मानते थे कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं उसके बाद लेकिन बाद में मिल जाते हैं। वहीं पे उनके अनुसार भाषा विकास के लिए एक औजार था टूल होता है भाषा से ही विचार बनते हैं। बच्चे जो खुद से बात करते हैं अर्थात निजी वाक अर्थात प्राइवेट स्पीच होती है वाइगोस्की उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि यह बच्चों को अपने कार्यों को निर्देशित अर्थात गाइड को नियमित रेगुलेट करने में मदद करता है। इसी प्रकार से समानताओं की अगर बात करें तो दोनों मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं अर्थात वे दोनों रचनावादी था कंस्ट्रक्टिविज्म थे। वहीं पे दोनों ने व्यवहारवाद की आलोचना की है। अब यहां तक तो हमने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। अब आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे 190 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो बुद्धि के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अर्थात अकॉर्डिंग टू द गार्डनर था हार्वर्ड गार्डनर तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया अंतः व्यक्तिगत अर्थात इंटरपर्सनल या फिर कहा गया बी में संगीतमय अर्थात म्यूजिकल या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअल या डी के अंदर कहा गया भाषा विषयक अर्थात लैंग्विस्टिक। अब यहाँ पे ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो हार्वर्ड गार्डनर जो है हार्वर्ड गार्डनर था तो गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत तो दिया था। क्या दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया एंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इसे हम कहते हैं।
दिया। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई अलग-अलग प्रकार की बुद्धियों का समूह होता है। यह बताया गया है कि विकल्प ए क्यों सही है अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंतःवैयक्तिक बुद्धि की बात की अर्थात इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस की बात की गई है कि हिंदी शब्द अंत अथा का अर्थ होता है भीतर या अंदर। इस बुद्धि का संबंध स्वयं को समझने अर्थात अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ से है। जिन लोगों में यह बुद्धि होती है वे अपनी भावनाओं, इच्छाओं, डर और क्षमताओं को गहराई से समझते हैं। प्रश्न में आत्मबोध या पूछा गया है जो सीधे तौर पर खुद को जानने से जुड़ा है, इसलिए यही सही उत्तर है। अंतरवैयक्तिक से अंतर है अक्सर छात्र अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में भ्रमित हो जाते हैं। और लास्ट में बात करें तो यहाँ पे अंतः का मतलब होता है इंटर अर्थात खुद को जानना अर्थात सेल्फ, दूसरा होता है अंतर का होता है इंटर अर्थात तो दूसरों को जानना अर्थात तो आदर्श होता है। अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब आज के होमवर्क क्वेश्चन पे बात करें जो कि 191 है, जिसमें कहा गया इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिकी घटकों के कारण होता है। इससे संबंधित यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। इन चारों ऑप्शनों का आपको जो भी करेक्ट आंसर लगे उसको आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है और सही आंसर जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जो कि आप हमारे ही चैनल पे या फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखेंगे। तो इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे।